वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? दे आर द इमेजिनरी लाइंस यूज टू विजुअलाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्योमेट्रिकली। इसको हम बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? ऐसा कोई स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी कोई चीज हमें दिखती तो है नहीं। तो हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइंस मान ली हैं किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड, जिसका हम यूज करेंगे टू विजुअलाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्योमेट्रिकली। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अपन ज्योमेट्रिकली स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से तुम्हें कैसे लगेंगी? बाहर जाती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इससे बाहर जाती हुई नजर आएंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और नेगेटिव चार्ज पे क्या लगेगा कि ये नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही है। इस तरह से तुम्हें लगेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही हम इसको बोल देते हैं दैट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे मान लो दो चार्ज थे अपने पास, एक पॉजिटिव क्यू एक नेगेटिव क्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर जाएगा और नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ओवरऑल जो फील्ड हम बनाएंगे वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फील्ड का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ना, वो ना तो इस वाले ई को रिप्रेजेंट करेगी ना इस वाले ई को, वो नेट फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, हमारे पास ये ब्लू कलर की जो थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें दे रखी थी। अगर कोई तुमसे पूछे कि पी पॉइंट पे बताओ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो तुम क्या करोगे? पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ऐसे क्यू पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कुछ पॉइंट करेगा। अच्छा, एक बात मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जैसे ये पी पॉइंट पर मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ पॉइंट कर रही है ना, ईपी जो बना रखा है मैंने एरो से। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी किधर लगती? इसी डायरेक्शन में लगती। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट कर रही होगी, पॉजिटिव चार्ज पर भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है दैट द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर हम देखें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी। अब सीन्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, और एक वेक्टर की दो डायरेक्शन एट अ सेम पॉइंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसी वजह से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा क्लोज होंगी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगा। जैसे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है, ए रीजन और बी रीजन, दो रीजन है हमारे पास। तो रीजन ए में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये क्या बोल रहा है कि जिस चार्ज से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे 2 कूलम का चार्ज था, हमने माना इससे चार लाइन निकलनी है, चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी है। तो ये जो 4 कूलम का चार्ज है इससे क्या होगी? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? डबल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हुआ था तो इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेटेड। क्या बोला हुआ है? दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। और रीजन क्या है इसका? बिकॉज वर्क डन इन क्लोज लूप शुड बी जीरो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ क्लोज लूप शुड बी जीरो बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो देखो, यहाँ पर वही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि जैसे अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ब्लू सर्कल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट डालूंगा इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यही डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसी डायरेक्शन में क्या लग जाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। ऐसे ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, इस पर टेंजेंट बनाया, इस पर टेंजेंट बनाया।
अब हर पॉइंट पे मेरे को क्या दिख रहा है भाई, मेरे को दिख रहा है क्यू ई फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है ना। अगर मैं निकाल रहा हूँ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है तो ये किधर मूव करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है ना, सर्कल फॉर्म कर रही है। तो मतलब पार्टिकल सर्कल में घूमने वाला है अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा इन क्लोज लूप, मतलब पार्टिकल क्या हुआ कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, एक चक्कर लगाता है, वापस घूम के इसी पॉइंट पर आ जाता है। तो इसका वर्क डन होना क्या चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग भाई, हम बोलेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है क्लोज लूप में वो जीरो होता है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो जीरो आना चाहिए। बट अगर मैं देखूं अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो देखो वर्क डन मेरा क्या आएगा, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस वाली फोर्स की वजह से मैं वर्क डन देख रहा हूँ तो क्यू ई ऊपर की तरफ फोर्स लगी, इस पे फोर्स लगी क्यू ई, और यहाँ पे कुछ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसका डी आर मान लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन अगर हम बोले, स्मॉल वर्क डन दैट इज क्यू ई इंटू डी आर, है ना। टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूं क्लोज पाथ में तो वो क्या हो जाएगा क्यू ई इंटू डी आर, और ये हो जाएगा क्यू ई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो ये जो छोटे छोटे डी आर है, ये छोटे छोटे डी आर मिलके क्या दे देंगे मेरे को, ये सारे डी आर मिलके अपने को फॉर अ कंप्लीट लूप ये हमें क्या दे देंगे, सरकमफेरेंस दे देंगे लूप का। तो वर्क डन अपना कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा क्यू ई इंटू टू पाई आर, ये वर्क डन आ गया। सिंस ये वर्क डन तो भाई नॉन जीरो आ रहा है, ये वर्क डन क्या था, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करने लग गई तो भाई वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड का जीरो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं। ये आना कितना चाहिए था, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये तो बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ट्रू है ना कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन तो जीरो आना चाहिए था, बट ये नॉन जीरो आया। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप बनाएंगी ही नहीं, ठीक है। वो हमेशा कैसे क्लोज लूप में एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सीधा एडवांस का ही क्वेश्चन है एक तरह से। एडवांस में क्या बोला हुआ था कि Q1 Q2 चार्ज दे रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी गई। ये एंगल इधर से अल्फा बना रहा है, दूसरा Q2 के साथ एंगल बीटा बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमें बताना था Q1 Q2 अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होगा। तो इनके बीच का जो रिलेशन हो रहा है वो होगा अपना स्क्वायर रूट Q1 साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट Q2 साइन बीटा बाय 2। ये सीधा सीधा रिलेशन है। लाइक अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या देगा तुम्हें, अल्फा बीटा की एंगल की अल्फा बीटा एंगल दे देगा 30 डिग्री 60 डिग्री समथिंग, और फिर वो तुमसे Q1 Q2 का रेशियो कैलकुलेट कराएगा। इट विल बी अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। इस रिजल्ट को हम डिराइव करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, लाइक यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कैन इजिली डिराइव दिस रिलेशन। बट अगर तुम इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि Q1 और Q2 को तुम साइन के साथ रखोगे, Q1 Q2 कैसे रखोगे, विद साइन, ओके। नेक्स्ट आता है अपने पास डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीबीएसई वगैरह में भी पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या दे रखा है अपने को, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न है ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी भाई। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हुए दिखा दिया हमने, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए दिखा दिया है, यहाँ पर भी एंटर करते हुए। ये इस तरह से ये बड़ा सा लूप है ना, बड़ा सा मतलब फिर से लूप तो नहीं है, लूप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि लूप नहीं बन रहा है, बट एग्जैक्ट पैटर्न ऐसा ही रहेगा कि ये इसका बड़ा सा कर्वेचर है कुछ। तो हम पूरा नहीं दिखाते हैं, ये टुकड़ों में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसी को हम डाइपोल भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू डाइपोल, ओके। नेक्स्ट क्या है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो तुम एक चीज देखोगे, अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है वो कहाँ पर होता है, दोनों के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो वही मैंने दिखाया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, दिस इज नल पॉइंट, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी इस रीजन में। पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से हमने फील्ड लाइंस बना दी, ठीक है। इट्स लाइक कि तुम ऐसे देखो, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं ना, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपेल करती हुई मैंने दिखाई है। इट्स लाइक कि यहाँ से ये वाला Q1 चार्ज इट्स लाइक अ ब्लोअर, ब्लोअर की तरह काम कर रहा है, इसने एयर ब्लो करी और प्लस क्यू वाले चार्ज के सारे बाल उड़ने लग गए, ऐसा समझ सकते हो। फिर क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज ब्लोअर की तरह काम करने लगा और इस वाले प्लस Q2 के बाल उड़ने लग गए हवा में, ठीक है। इस तरह से तुम याद कर सकते हो इसको। दिस इज फील्ड पैटर्न ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस
सेम नेगेटिव चार्ज का भी सेम पैटर्न आएगा, बस वहां पर एरो की डायरेक्शन तुम रिवर्स कर दोगे, तो नेगेटिव चार्ज होंगे तो एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाकी पैटर्न ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट बोल सकते हो। पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि हमें पता है कि इनफाइनाइट शीट की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, मतलब इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का स्पेस कांस्टेंट है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही विद द डिस्टेंस। ओके, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा फील्ड जो कि यूनिफॉर्म होता है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की स्पेसिंग हम कांस्टेंट दिखाते हैं। ओके, तो ये फील्ड पैटर्न हो गए। नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमें क्या है, ई ऑफ आर वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब वाई एक्सिस पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, डिस्टेंस आर। और मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करना है विद आर। तो देखो, इसको समझना बहुत ही ध्यान से। हम करते क्या है भाई, देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखा हुआ है यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके तुम राइट में जैसे ही जाओगे, एक कन्वेंशन बना लो कि पॉजिटिव चार्ज के राइट वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, इसके इधर वाली डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। हमें पता है कि चार्ज की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज की वजह से, किसी भी चार्ज की वजह से, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर आर की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी तो फील्ड किसको टेंड करने लग जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब चार्ज की जस्ट बगल में अगर हम किसी पॉइंट पर देखें, वहां पर फील्ड इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उससे दूर की तरफ बनते हैं, है ना। यहाँ पर ये मैंने जो एरो बनाया है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कुछ इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स, एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के राइट में जस्ट फील्ड क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा। यहाँ पर ये वाला जो एरो है, ये एरो किधर पॉइंट कर रहा है, एरो पॉइंटिंग इन, एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में जो फील्ड है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो देखो वेरिएशन कैसे प्लॉट करेंगे, कि पॉजिटिव चार्ज था, इसके राइट में हमने देखा कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और चार्ज के जस्ट बगल में फील्ड प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका कुछ वेरिएशन बनेगा। और जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में गए तो फील्ड किधर था उसका, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, और जस्ट चार्ज की लोकेशन पे फील्ड क्या होगा तुम्हारा, माइनस इंफिनिटी होगा, और फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही कुछ दिख जाएगा। और ये देखो, जैसे ही मैं इंफिनिटी पे पहुंचा, मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, चार्ज से जैसे ही डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो वही मैंने दिखाया है कि जैसे ही मैं आर आर टेंस टू इन्फिनिटी हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। इधर भी आर टेंस टू जैसे ही माइनस इन्फिनिटी हुआ तो तुम्हारा फील्ड क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो थी, तो फील्ड किधर टेंड कर गया, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर भी आर की वैल्यू जीरो से थोड़ी कम थी, तो फील्ड की वैल्यू टेंड कर गई माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से देखते हैं, ये अपना नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के राइट में मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट कर रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, या नेगेटिव डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में फील्ड पॉइंट कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, या फिर प्लस एक्स की तरफ। ओके, तो इसकी वजह से पैटर्न कैसे बनेगा, कि भाई नेगेटिव चार्ज के जस्ट मैं राइट में देख रहा हूं तो मेरा फील्ड किधर जा रहा है, मेरा फील्ड जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। और नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, यही तो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इस तरह से कुछ फील्ड बनेगा, फील्ड लाइन आएगी। और जैसे ही मैं किधर गया भाई, जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर पॉइंट कर रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। मतलब यहाँ पर फील्ड कैसा रहेगा अपना, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और नेगेटिव चार्ज की लोकेशन पे फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर फील्ड इन्फानाइट हो गया जस्ट नेगेटिव चार्ज की लोकेशन पे। ठीक है, ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है अपने पास, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, एक और बार देख लो कि जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज के राइट में देख रहा था तो फील्ड पॉइंट कर रहा था किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब फील्ड नेगेटिव है नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में। तो इस तरह से कि जस्ट चार्ज के लोकेशन पे तो फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, और बहुत दूर चले जाएंगे तो फील्ड जीरो हो जाएगा। मतलब बहुत दूर गए तो फील्ड जीरो हो गया, ई की वैल्यू जीरो। और जस्ट चार्ज की लोकेशन पे थे तो फील्ड माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और नेगेटिव चार्ज से जैसे ही मैंने लेफ्ट में देखा
तो मेरे को क्या नजर आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, मतलब फील्ड होगा पॉजिटिव। तो चार्ज की लोकेशन पे, जस्ट चार्ज की लोकेशन पे फील्ड हो गया प्लस इन्फिनिटी, और चार्ज से बहुत दूर चले जाएंगे तब तो फील्ड को जीरो ही होना है, बट फील्ड रहेगा पॉजिटिव। ओके। दूसरा केस देखते हैं कि जब अपने पास दो दो चार्ज है, क्यू और क्यू, क्यू और क्यू चार्ज है, तो भाई मेरे को एक बात समझ में आती है कि अगर दो सेम चार्ज है तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब फील्ड जिस पॉइंट पर जीरो मिलेगा, वो कहाँ पर लाई करेगा, इनके सेंटर पे। अगर दोनों सेम चार्ज है तो इनके सेंटर पे तो फील्ड जीरो रहेगा, है ना। इनके सेंटर पे फील्ड रहेगा जीरो। और क्या देखेंगे हम कि ये जो राइट वाला अपना पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड कैसे जाएगा, इसके राइट में फील्ड जाएगा पॉजिटिव की तरफ, इसके लेफ्ट में फील्ड होगा नेगेटिव की तरफ। इन द सेम वे इस वाले चार्ज की भी राइट में फील्ड होगा पॉजिटिव और लेफ्ट में फील्ड होगा नेगेटिव की तरफ, है ना। तो देखो कैसे बनेगा। मैं कौन सा वाला चार्ज देख रहा हूँ, पहले पहले मैं लेफ्ट वाला चार्ज देख रहा हूँ। लेफ्ट वाले चार्ज के लेफ्ट में फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो किस तरह से बनाएंगे इसको, कुछ इस तरह से, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। और देखो फिर हम क्या देख रहे हैं, राइट लेफ्ट वाले चार्ज के जस्ट मैं राइट में जा रहा हूँ, तो फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ। और ओरिजिन पर जाके ये फील्ड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो भाई वेरिएशन कुछ इस तरह से जाएगा, इधर जाके फील्ड क्या हो गया, जस्ट जीरो हो गया। अब मैं लेफ्ट वाले राइट वाले चार्ज को देख रहा हूँ, राइट वाले चार्ज के राइट में अगर मैं देखूँ तो फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और राइट वाले चार्ज के जैसे ही मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ तो फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, तो भाई ये फील्ड पॉइंट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में पॉइंट कर रहा है। और ओरिजिन पे जाके हो कितना जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मतलब फील्ड कुछ इस तरह से बनेगा कि ओरिजिन पे जाके फील्ड क्या हो गया अपना, जीरो, ई की वैल्यू बन गया। ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। अब देखो, अब क्या है अपने पास, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो इनके लिए हमें पता है कि फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होता, हमेशा हर जगह फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो भाई फील्ड का वेरिएशन देखें तो लेफ्ट वाले चार्ज से जैसे ही हम राइट में देखेंगे तो फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और इसके लेफ्ट में फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज में फील्ड कैसा होता है, एंटर करता हुआ, मतलब नेगेटिव चार्ज के राइट में फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा और इसके लेफ्ट में फील्ड किधर पॉइंट कर रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो भाई फील्ड बनाते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में देख रहा हूँ मैं, इधर देख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में, तो फील्ड किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। मतलब यहाँ पर कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से। और देखो इधर अब किधर जा रहे हैं हम, अब हम देख रहे हैं इधर पॉजिटिव चार्ज के, अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो फील्ड पॉजिटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। बट यहाँ पर ओरिजिन पे फील्ड जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू होगी ओरिजिन पे फील्ड की। तो फील्ड को कैसे प्लॉट करेंगे हम यहाँ पर, कुछ इस तरह से कि उसकी सर्टेन वैल्यू है। अब मैं किधर गया, नेगेटिव चार्ज को मैंने देखना शुरू किया। नेगेटिव चार्ज के राइट में फील्ड पॉइंट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में पॉइंट कर रहा है, तो भाई ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये अपने पास माइनस क्यू चार्ज है। दूसरा, नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में मैं जैसे ही देख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में जैसे ही देखा तो फील्ड ने किधर पॉइंट किया, पॉजिटिव, मतलब फील्ड पॉजिटिव रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ओरिजिन पे जीरो नहीं होगा। तो ये बन गया हमारा ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इस बार क्या है, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है। तो एक बार तुम इसको खुद बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, एंड उसके बाद अपना आंसर मैच करना। तो चलिए भाई देखते हैं। तो देखो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज है दोनों ही, तो मुझे पता है कि सेंटर पे फील हो जाएगा जीरो, मतलब सेंटर पे अपना न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर फील रहेगा जीरो। लेफ्ट वाले नेगेटिव चार्ज पे देखें तो इसकी वजह से फील लाइन कुछ ऐसे इसमें एंटर करती हुई होंगी, और इसमें भी फील लाइंस एंटर करती हुई ही नजर आएंगी। ठीक है। तो लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से अगर मैं इसके लेफ्ट में देख रहा हूँ तो फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी। और इसके राइट में फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, माइनस की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। बट ओरिजिन पे क्या रहेगा, फील्ड जीरो रहेगा, है कि नहीं। तो भाई लेफ्ट वाले चार्ज के बिल्कुल लेफ्ट में फील्ड पॉजिटिव था, इसके राइट में फील्ड कैसा हो गया, नेगेटिव हुआ और ओरिजिन पे जाके जीरो हो गया, है ना। अब दूसरे राइट वाले नेगेटिव चार्ज के जैसे देखें तो इसके लेफ्ट में फील्ड रहेगा पॉजिटिव की तरफ और राइट में फील्ड रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, है ना। इस तरह से वेरिएशन आ जाएगा, इस तरह से कुछ इस तरह से पैटर्न हम अपने को देखने को मिलेगा इस केस में। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। इस बार अपने को क्या दे रखा है भाई, एक क्यू चार्ज है और एक माइनस टू क्यू चार्ज है। अब हमसे पूछा हुआ है कि यू हैव टू टेल कि
ई ऑफ आर वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा। तो भाई अगर दो, एक प्लस क्यू है और एक माइनस टू क्यू है, तो हमें पता है फील्ड अगर कहाँ पर जीरो होगा, फील्ड जीरो होगा उस वाले चार्ज के पास जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और होगा किधर, बीच में जीरो होगा या साइड में कहीं जीरो होगा, तो साइड में कहीं जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर फील्ड न्यूट्रल पॉइंट जो बनेगा वो यहाँ कहीं पे बनेगा, इधर जीरो होगा, लेफ्ट वाले क्यू के साइड में कहीं जीरो होगा, है ना। अब यही है अपना न्यूट्रल पॉइंट। अब लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से देखें पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इससे फील्ड कैसा होगा, बाहर जाता हुआ, है ना। और इस माइनस चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा, अंदर आता हुआ, है ना। और दूसरी बात कि ओरिजिन पे फील्ड क्या है, ओरिजिन पर फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वेरिएशन देखें कैसा होगा। पहले मैं राइट वाले चार्ज की वजह से देख रहा हूँ, राइट वाले चार्ज में अगर हम देखें भाई टू क्यू के राइट में मैं देख रहा हूँ तो फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसके लेफ्ट में देख रहा हूँ तो फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो मतलब वेरिएशन कैसा आएगा कि माइनस टू क्यू के लेफ्ट में फील्ड ने नेगेटिव में पॉइंट किया, और इसके राइट में फील्ड ने पॉजिटिव में पॉइंट किया, और दूसरा फील्ड जीरो नहीं होगा एट ओरिजिन। अब मैं क्यू चार्ज की तरफ चला, भाई क्यू चार्ज की तरफ चला तो इसके राइट में फील्ड पॉजिटिव की तरफ है। मान लो कैसे बनेगा, फील्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओरिजिन पे जीरो नहीं है ना। दूसरा, क्यू चार्ज के लेफ्ट में अगर मैं देखूं, क्यू चार्ज के लेफ्ट में फील्ड पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और वो जीरो हो जाएगा किसी आर डिस्टेंस में जाके। तो इसके बाद क्या होगा भाई, क्यू चार्ज की वजह से इधर, सॉरी क्यू लेफ्ट में जो क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो फील्ड जा रहा है वो लेफ्ट में इधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और वो किसी सर्टेन आर डिस्टेंस पे जाके जीरो हो जाएगा। मतलब फील्ड ऐसे कुछ जाएगा और यहाँ पर जाके जीरो हो गया फील्ड, ठीक है, फील्ड जीरो हुआ। बट एक बात तो हम जानते हैं कि भाई जैसे ही तुम आर, यहाँ पर आर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, वो जीरो कैसे होगा कि भाई फील्ड पहले माइनस इन्फिनिटी था फिर जीरो हुआ, तो इसके बाद फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से कुछ फील्ड लाइन पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पैटर्न क्यों बनाया, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे फील्ड जीरो करना था, और क्यू चार्ज के लेफ्ट में फील्ड थोड़ा सा फिर पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस तरह से अपना फील्ड पैटर्न देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अपने को एक फोर क्यू चार्ज दे रखा है और एक माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, हमें निकालना है ई ऑफ आर वर्सेस आर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ओके, तो फोर क्यू चार्ज और माइनस क्यू है, तो हम समझ गए कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर जीरो होगा जहां पर छोटा वाला चार्ज है, मतलब माइनस क्यू के आसपास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अगर दोनों चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट है तो मतलब इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, कहीं साइड में न्यूट्रल पॉइंट आएगा। तो अपना न्यूट्रल पॉइंट जो आया वो किधर आया भाई, इधर आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या न्यूट्रल पॉइंट जीरो। फील्ड वेरिएशन देखें, फोर क्यू वाले चार्ज की वजह से फील्ड ऐसा नजर आएगा हमें बाहर जा रहा है, और माइनस क्यू वाले की वजह से फील्ड ऐसा लगेगा जैसे इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फोर क्यू वाले चार्ज पे कंसंट्रेट करूं तो मेरे को नजर आ रहा है कि फोर क्यू चार्ज के लेफ्ट में फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से कुछ बनेगा, इस तरह से ये कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा अपने को इधर। और हमें क्या दिख रहा है कि फोर क्यू चार्ज के लेफ्ट में फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ओरिजिन पे फील्ड जीरो नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, है ना। अब माइनस क्यू के अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो माइनस क्यू के लेफ्ट में जो एरो है वो किधर पॉइंट कर रहा है, माइनस क्यू के लेफ्ट में एरो पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब फील्ड पॉजिटिव रहेगा और ओरिजिन पे वो जीरो नहीं रहेगा, तो इस तरह से आ जाएगा। दूसरा, अब माइनस क्यू के अगर मैं लेफ्ट में देखूं, राइट में देखूं, माइनस क्यू के राइट में मैं देख रहा हूँ तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और सर्टेन डिस्टेंस पे जाके फील्ड जीरो भी हुआ है। तो मतलब ये किस तरह से होगा, ये आ जाएगा अपना कुछ इस तरह से, फील्ड जीरो हो गया। बट हमें पता है जैसी आर की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, मतलब जैसे ही हम आर इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो फील्ड को तो जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो कोई फील्ड ही नहीं है। तो पैटर्न कैसे बना देंगे, इसको कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से कि जाएगा, और यहाँ पर फिर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना ई ऑफ आर वर्सेस आर ग्राफ बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये जेई 2021 का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, सोचो वीडियो पॉज करके। तो देखो इधर क्या दे रखा है, हमें तीन पॉजिटिव चार्जेस दे रखे और हर एक का चार्ज है क्यू, और उनको हमने प्लेस कर दिया अलोंग द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बोला रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स क्या रहेगी, तीनों का नेचर सेम है। तो देखो भाई हमने क्या बोला था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें तो क्लोज लूप बन चुके हैं, क्लोज लूप दिख रहे हैं ना बनते हुए, ये भी क्लोज लूप बना दिया,
ये तो सरासर गलत है। बी ऑप्शन में भी क्लोज लूप बन गया, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में भी क्लोज लूप बन गए तो बिल्कुल गलत। तो बच्चा हुआ कौन सा सही ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर शोन इन द फिगर, दीज लाइन सजेस्ट, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ये जेई 2010 में पूछा हुआ है। तो हमें बताना है Q1 Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न दे रखा है, अपने को बताना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक पॉइंट मैंने बताया था कि जिस चार्ज से एसोसिएटेड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। तो Q1 से एसोसिएटेड अगर हम लाइंस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लाइंस एसोसिएटेड है। Q2 से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन बड़ा होगा? Q1 बड़ा होगा और Q2 छोटा होगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q2 का कम है। दूसरी बात, भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर जाती हुई नजर आएंगी, और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आती हुई दिखाई देंगी। बट यहाँ पर किस में ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में ये एरो गलत मार्क है, ये एरो कुछ इस तरह से मार्क थे। जो एक्चुअल ऑफिशियल पेपर है एडवांस का, उसमें कुछ इस तरह से एरोज मार्क थे। तो हमें दिख गया कि Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है और Q2 में एंटर कर रही है। इट मीन्स Q1 कैसा चार्ज है अपना? पॉजिटिव। और Q2 कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये है अपना पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? Q1 बड़ा चार्ज है एज कंपेयर टू Q2। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बताया था कि अगर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा दोनों के कहीं साइड में। अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में कहीं जीरो होगा, और जीरो भी वहां पर होगा जहां पर चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड हो, उसके साइड में कहीं। इट मीन्स यहाँ कहीं पर फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि छोटा चार्ज कौन है? Q2। और दोनों चार्ज क्या है? अपोजिट पोलैरिटी के, तो मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो है वो दोनों के बीच में नहीं, साइड में कहीं लाई करेगा, और नेगेटिव चार्ज के पास में लाई करेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब छोटा चार्ज जो है उसके पास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो हो जाएगा? एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E0, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक चार्ज को हम, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके गए हैं। तो हमें ये पूछा हुआ है कि पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा होगा? ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी पॉइंट पे ज्यादा होगा? ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको। ऐसे करेंगे कि हमें पता है पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन क्या होता है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, और ये हो जाएगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। इनिशियली अपन ए पे थे, फाइनली हम बी पर थे। और ई डॉट डेल्टा आर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर में कितना वेक्टर है? मतलब डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डेल्टा आर, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इट मीन्स इन दोनों में एंगल क्या है? जीरो। तो ये क्या आ जाएगा? सिंपली ई इंटू डी। तो वी ए इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी प्लस वी बी। तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चला कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और वी ए वी बी में रिलेशन भी पता चल गया। तो इधर से हमें क्या, अगर कंक्लूजन निकालनी है तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, यही अपना पॉइंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे से याद रखेंगे इस पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्या दे रखा है? ई नॉट फील्ड दे रखा है, और हमें बताना है वी ए माइनस वी बी क्या होगा इस केस में। तो भाई फिर से सेम, अपन क्या लगाएंगे? वी इनिशियल, सिंस यूनिफॉर्म फील्ड है तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। वी इनिशियल मतलब पोटेंशियल होगा ए पर, वी फाइनल मतलब पोटेंशियल होगा बी पर, और ये हो जाएगा ई डेल्टा आर, मतलब डेल्टा आर की जगह हो जाएगा डी कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दिख रहा है ना यहाँ पे तुम लोगों को? भाई इधर की तरफ था अपना डेल्टा आर वेक्टर, और इधर की तरफ था कौन? ई वेक्टर। एंगल कितना हो गया दोनों में? 60 डिग्री। ठीक है, ई नहीं बल्कि ई नॉट बोलेंगे। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई नॉट डी बाई टू और 61/2। ठीक है,
सिंपली हमने वी ए माइनस वी बी भी निकाल लिया इधर भी। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, है ना, और हमें बताना है वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी एंड वी सी माइनस वी ए, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं ए बी सी पॉइंट, जिसकी साइड है कितनी डी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, करना वही है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वी ए माइनस वी बी, मतलब इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट कौन है बी, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो तुमने स्टार्ट किया ए पॉइंट से चलना और गए किधर तुम बी पॉइंट की तरफ, मतलब तुम कुछ इस तरह से गए, है ना। और ई नॉट वेक्टर किधर था तुम्हारा, इस डायरेक्शन में था, तो दो वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो वी ए माइनस वी बी तुम क्या बोलोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड डी एंड कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा माइनस ई नॉट डी अपॉन 2। नेक्स्ट इज वी बी माइनस वी सी, इनिशियल पॉइंट है बी और फाइनल पॉइंट कौन सा है सी, इसमें भी वही सेम काम, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, वी बी है अपने पास ये रहा और वी सी है इधर, इधर की तरफ गए और इधर की तरफ ही कौन है ई नॉट वेक्टर, मतलब दोनों की सेम ही डायरेक्शन हो गई यहाँ पे, तो ई और डेल्टा आर की, तो ये क्या आ जाएगा ई नॉट इंटू डी कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये अपने पास आ जाएगा ई नॉट इंटू डी। नेक्स्ट इज वी सी माइनस वी ए, तो वी सी माइनस वी ए क्या हो जाएगा कि अपन कहाँ से स्टार्ट किया, अपन ने चलना सी से और गए हम ए की तरफ, इस तरह से सी से ए, और ई वेक्टर किधर है अपना इस डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। क्या बोल दोगे तुम, यहाँ पर हो जाएगा ये तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, तो दिस इज ई नॉट डी, ई और डेल्टा आर में इस केस में एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई नॉट डी बाई 2, बिकॉज कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हारे पास, इनिशियली ए से बी गए हम, इनिशियली अपन ए पर थे, फाइनली बी पर गए हैं, और हमसे पूछा हुआ है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, और ये ई नॉट फील्ड दे रखा है कांस्टेंट फील्ड, और ये फील्ड जो है ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये तुम्हें एक्स दे रखी है, ये वाली वाई डायरेक्शन दे रखी है। तो सबसे पहले तो मैं ई नॉट वेक्टर को लिख लेता हूँ भाई। देखो ई नॉट वेक्टर मेरा कुछ इस तरह से है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई नॉट कॉस 45 इन आई कैप डायरेक्शन, और ये हो जाएगा ई नॉट साइन 45 इन जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर से तुम क्या लिखोगे, यहाँ से तुम लिखोगे डेट ई नॉट वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस 45 है ये किस डायरेक्शन में आई कैप डायरेक्शन में, और ई नॉट साइन 45 है ये किस डायरेक्शन में जे कैप डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऐसे बोल लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर क्या है, हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट गए, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज 5 माइनस 2 आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप, तो हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। हमें क्या निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो मैं क्या बोलूंगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, है ना। तो ई वेक्टर क्या हो गया तुम्हारे पास 3 ई नॉट बाय रूट टू आई कैप प्लस जे कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा 3 ई नॉट, और ये 3 तो नहीं आएगा, ई नॉट बाय रूट टू आई प्लस जे 3 आई प्लस जे, तो ओवरऑल ये आ जाएगा ई नॉट बाय रूट टू 3 ई नॉट बाय रूट टू प्लस 4 ई नॉट बाय रूट टू, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 7 ई नॉट अपॉन रूट टू। तो ये होगी अपनी किसकी वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, यही पूछा हुआ था। तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे वी बी माइनस वी ए पूछा होता ना तो जस्ट इसका नेगेटिव हो जाता, -7 ई नॉट बाय रूट टू का वी बी माइनस वी ए मिल जाएगा अपने को। ओके नेक्स्ट देखो, अब इधर हमें क्या दे रखा है, अपने पास दो स्टेटमेंट दे रखी है। क्या दे रखा है कि इफ अ चार्ज इज रिलीज इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज को अपन ने रिलीज किया है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन इट मस्ट मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो बोला है कि वो चार्ज हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में भी सेम ही बात है कि अगर चार्ज को हमने रिलीज किया है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बोला हुआ है कि वो मूव करेगा किधर की तरफ हायर पोटेंशियल की तरफ, यहाँ पे हायर पोटेंशियल बोला हुआ है। तो हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो चलो एक एक करके समझते हैं क्या दे रखा है इधर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या माना कि मैं एक
इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, वो किधर है भाई, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ठीक है। और मैं कुछ पोटेंशियल रीजंस मान रहा हूँ। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मान लेते हैं कि इधर इस पॉइंट पे पोटेंशियल रहा था 20 वोल्ट, इधर रहा था 0 वोल्ट और इधर रहा था -20 वोल्ट। अब मैंने क्या किया कि दो चार्ज को रिलीज किया। इनिशियली दोनों 0 वोल्ट पर थे, एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज को। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लग जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही भाग लेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, ठीक है। तो एक बात तो तुम्हें दिख रही है कि पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ भागा, पॉजिटिव चार्ज भागा नेगेटिव या फिर लोअर पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किधर भागा, हायर पोटेंशियल की तरफ, है ना। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दूसरी, कि इफ अ चार्ज इज रिलीज्ड इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट मस्ट मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। भाई हायर पोटेंशियल के लिए एकदम ठीक है, बट चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। इट मीन्स ओवरऑल इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ होगा। तो अगर हम बात करें फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो भाई मेरे को दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियली 0 वोल्ट था तो इनिशियल एनर्जी थी 0। फाइनल एनर्जी की बात करूं तो उसका चार्ज था -q, और फाइनली नेगेटिव चार्ज पहुंच गया 20 वोल्ट पर, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, -20 q। तो भाई ये तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की तरफ गया, हायर पोटेंशियल की तरफ नहीं गया। ये किधर गया, हायर पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ गया। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज भी इनिशियली 0 वोल्ट पर था, तो पॉजिटिव चार्ज की भी इनिशियल एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज क्यू, और वो -20 वोल्ट पर पहुंच गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -20 क्यू। इनिशियली 0 थी और फाइनली कितनी हो गई, -20 क्यू। मतलब ये भी किधर गया, ये भी लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम फॉल्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चार्जेस हायर पोटेंशियल की एनर्जी की तरफ जाएंगे, ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि चार्जेस लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है that if a charge is released in constant electric field then it must move towards the lower potential energy। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर तुमने उसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा है, रिलीज किया है, तो हमेशा वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने क्या बनाया कि मैंने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने को मान लो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी थी, और हमें ये ढूंढना था ऐसे कौन से सरफेस होंगे जहां पर पोटेंशियल सेम होगा। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो होता है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, है ना। हो सकता है कि इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल रहा हो 20 वोल्ट, इधर रहा हो 0 वोल्ट, इधर रहा हो -20 वोल्ट, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस वाली प्लेट पर जितने भी पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट जो भी मैंने मार्क किए सबके सब 20 वोल्ट पर होंगे। इस वाली प्लेट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे पोटेंशियल कितना होगा, -20 वोल्ट। तो इट मीन्स ये जितने भी मैंने प्लेन्स दिखाए गए ऑल आर इक्विपोटेंशियल प्लेन्स, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं अपने को, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने को देखने को मिलेंगे, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेंगे। और एक बात हम बोल सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं यहाँ पर कि वी ए की वैल्यू बराबर रहेगी वी बी के, वी सी की वैल्यू बराबर रहेगी वी डी के। बट ऐसा नहीं होगा कि वी ए और वी सी भी बराबर हो जाए, वी ए इज नॉट इक्वल्स टू वी सी। और ये जो इक्विपोटेंशियल है ये किसके द्वारा जनरेट करे जाते हैं, ये जनरेट करे जाते हैं सोर्स जो कि इंफिनिटी पे रखा हो, सोर्स एट इंफिनिटी। और हमें पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन जनरेट करता है, इन्फानाइट चार्ज प्लेट, है ना। इन्फानाइट प्लेट होगी या फिर सोर्स इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो वो यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करेगा, और यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो अपने को प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज।
तो अपन ने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज देखा, है ना, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना शुरू कर दो, पहले बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो तुम एक चीज देखोगे कि भाई पोटेंशियल का वेरिएशन जो होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो कैसा होता है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। मतलब यहाँ पर अगर मैं कितने भी आर डिस्टेंस पे जाऊं, जैसे ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या है, आर। तो मतलब इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, जो ये पॉइंट्स बनाए मैंने, ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, अपने को स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे तुम्हें, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे, है ना। तो इन सब का सोर्स क्या है, सोर्स, इट मींस दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज की वजह से ये प्रोड्यूस हुए हैं, है ना। और यहाँ पे एक बात हमेशा ट्रू रहेगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमें पता है कि हम चार्ज के जितना पास रहेंगे उतना ही ज्यादा क्या रहेगा भाई, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल रहेगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने बनाए हैं वही वाले, कौन से वाले वाला, ये पॉइंट हो गया, इधर पोटेंशियल था वी ए, इधर पोटेंशियल वी बी या वी टू था, इधर पोटेंशियल था वी थ्री। तो एक बात जो ट्रू है यहाँ पर, वो क्या ट्रू है, कि भाई V1 की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू V2 एज कम्पेयर टू V3। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियरली ये कैसे रन कर रहा है, ये V1 से V2 से V3 की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल रनिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेम नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यही होगा, बस वहां पर एरो रिवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्लेन सोर्स या फिर लाइन सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइन सोर्स। लाइन सोर्स रखा हुआ है अपने पास ये। ठीक है, ऐसे मान लो लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, जो व्हाइट कलर से मैंने दिखा रखे हैं, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हमारे पास लाइन चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने को देखने को मिलेंगे। कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेंगे, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेंगे। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसने प्रोड्यूस किया इनको, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्रोड्यूस्ड बाय लाइन चार्जेस। ठीक है। अंदर वाला जो पॉइंट, अंदर वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहाँ पोटेंशियल है V1 और उसके बाहर है पोटेंशियल V2। मतलब ये वाला जो सरफेस है ना, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल तुम्हें V1 मिलेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, V1 मिलेगा अंदर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो कहानी समझ में आई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर फील्ड क्या रहता है, इक्विपोटेंशियल, सॉरी फील्ड नहीं, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इतनी सी बात याद रख लो। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला पॉइंट क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो भाई ये बात तो तुम्हें पता ही है, वर्क डन कैसे होगा। वर्क डन हमें बताया है कि ए से बी ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी माइनस वी ए। ये किसका, एक्सटर्नल का मैं बता रहा हूँ। वर्क डन क्या आ गया, जीरो। लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलता तो मैं क्या बोलता, क्यू टाइम्स ऑफ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, दैट इज वी ए माइनस वी बी। और हमें पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। मतलब वी ए की वैल्यू तो वी बी के बराबर है ना फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसीलिए ये वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। वर्क डन जीरो आ गया। हमें पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ई क्यू टाइम्स ऑफ ई, क्यू टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, डेट ई आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से तुम्हें मिला ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस था, है ना। इस पे अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूंगा, ऐसे समझो, ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से जाएगा डी आर। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ, ई वेक्टर। ऐसे यहाँ पर भी छोटा सा एलिमेंट अगर मैं डी आर लूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा डी आर के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है अपना, दैट electric field lines are always perpendicular to equipotential surface, or we can say that component of electric field along equipotential surface is zero.
भाई इस ई वेक्टर का कोई कंपोनेंट आ ही नहीं सकता डी आर के अलावा। ओके, तो ये बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तुमने ये बात यहाँ पर भी देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जा रही है और ये परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से ये है तो ये परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ओके, next point is separation between equipotential surface is inversely proportional to magnitude of electric field। it means कि जितना ज्यादा सेपरेशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने पास होंगे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो यही मैंने दिखा रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स इधर की तरफ जाते वक्त, राइट की तरफ जाते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप मेंटेन्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा। इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। ये जो लाइंस है ना, ये सरफेस है, इस तरह से पूरे सरफेस है ये, इस तरह से ये पूरे सरफेस है। तो इनको कभी कभी ऐसे लाइन की फॉर्म में ही दिखा देते हैं हम। ओके, ये भी सब ऐसे सरफेस बने हुए हैं। तो ये छोटी मोटी बातें थी रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो, अब अपन आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है कि इधर 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, स्पेसिंग बता रखी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पूछा हुआ है। तो भाई एक बात हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरह से आएगा तुम्हारा, इस तरह से आएगा या नहीं आएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भी जा रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल में कितना चेंज आया, 20 से 10 का चेंज आ गया, कितने डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब 0.1 मीटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अपना, 10 वोल्ट पर मीटर। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आई कैप। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट निकल के आई, दैट इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है अगेन तुम्हें, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा। ओके, तो भाई देखो कैसे करेंगे इसको फिर हम। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। एक बात तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो भाई जो, और वो कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इस केस में जो फील्ड आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरह से आने वाला है। अगर तुम देखोगे तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ई वेक्टर। और यहाँ से वो एंगल कितना बना रहा होगा, परपेंडिकुलर होगा बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। तो ये तो हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा। अब लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। वो क्या होगा, डेल्टा वी बाय डी। तो भाई उसके लिए अपने को ये डिस्टेंस चाहिए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये सरफेस यही है अपना डी। तो इस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डी की वैल्यू हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 cos 30। तो ये कितना हो जाएगा, 10 sin 30। तो मतलब यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 sin 30, दैट इज कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा वी बाई डी। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, कितना हो गया अपना, पोटेंशियल में चेंज आया 10 वोल्ट का, और कितने डिस्टेंस में, 5 सेंटीमीटर में, दैट इज 5 × 10⁻²⁰ डिस्टेंस में, वोल्ट पर मीटर। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, ये आ गया 200 वोल्ट पर मीटर। बट अभी हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे भाई, अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट। तुम बोलोगे ये वाला कंपोनेंट जो होगा और ये वाला, दो कंपोनेंट इसके बनेंगे, है ना। इसमें एंगल देख लो, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल तुम्हारे पास बनेगा 30। तो अब इस ई के तुम कंपोनेंट कर सकते हो, एक कंपोनेंट ये जाएगा ई cos 30 और एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई sin 30। ठीक है,
तो यहाँ से तुम बोलोगे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, है ना, इसका एक्स में जो कंपोनेंट है दैट इज माइनस एक्स में हो जाएगा माइनस ई नॉट साइन 30 इन आई कैप डायरेक्शन प्लस ई नॉट कॉस 30 इन जे कैप डायरेक्शन। ई नॉट को भाई बाहर ही ले लो, ई नॉट कितना है 200, तो हो जाएगा माइनस साइन 30 डेट इज माइनस 1/2 आई कैप प्लस कॉस 30 तो हो जाएगा √3/2 जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 100 आई कैप प्लस 100 √3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। एक क्यू चार्ज है, उसकी वजह से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और बता रहा है कि इस ई वेक्टर क्या होगा, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। और पोटेंशियल V1 V2 V3 हमें गिवन है। भाई हम यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है वैसे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएशन पता नहीं है कि सही में क्यू चार्ज की वजह से आर स्क्वायर का वेरिएशन है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि हम जनरल मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है ना वो कैसे वेरी कर रहा है, के बाय आर की पावर एन। के कोई भी कांस्टेंट है, के इज नॉट इक्वल्स टू 9 × 10⁹ पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो क्यू वाला टर्म भी हमने के में एडजस्ट कर लिया है। ओके, तो अब अगर मैं बोलूं कि एट 10 सेंटीमीटर एट आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दैट इज एट आर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, मेरे पास पोटेंशियल कितना गिवन है, पोटेंशियल इज V1 दैट इज 360 वोल्ट्स में है, ठीक है, 360 वोल्ट्स है ये अपने पास। तो देखो ये क्या इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 इज इक्वल्स टू के आर बाय आर की पावर एन दैट इज 0.1 की पावर एन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहा हूँ। और एट आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर, तो मेरे पास पोटेंशियल कितना है V2 डेट इज 90, तो ये क्या आ जाएगा 90 बाय के अपॉन 0.2 की पावर एन। तो मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, के और एन दो अननोन है। तो अब मैं इनकी वैल्यू देख सकता हूँ। भाई अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 2 से, ठीक है, 1 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये मिलेगा 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2, एन की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा ना तो बेटा मेरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगा 90 इंटू 0.2 की पावर एन डेट इज 0.2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 0.04। तो उधर से आ जाएगा ये फिर अपने पास 90 इंटू 0.04, तो वो 3.6 आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई 3.6। तो देखो इधर पोटेंशियल का वेरिएशन क्या आ रहा है, पोटेंशियल का वेरिएशन यहाँ पे आया 3.6 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, यहाँ पर क्या जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन माइनस डीवी बाई डी आर ये होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर ऑफ 3.6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -2/r³ तो हो जाएगा 7.2/r³ वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कैसे भाई, ये जाएगा कुछ इस तरह से, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, तो इस तरह से कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस रीजन में, इस तरह से। समझ में आई बात। ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज लाइक कि इसको हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। दिस इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम, एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है कि 0,0 पर ओरिजिन पे पोटेंशियल 20 वोल्ट, V100 पर 16 वोल्ट, V020 पर 14 वोल्ट, V003 पर 17 वोल्ट। बोला हुआ है पोटेंशियल 2,3,1 पे क्या होगा, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो कैसे करनी है। ऐसे देखो कि भाई जब तुम 0,0,0 ओरिजिन से किधर गए 1,0,0, है ना, मतलब तुम अगर एक्स में जा रहे हो, एक्स में अगर तुम 1 यूनिट गए, एक्स में 1 यूनिट जाने पर पोटेंशियल में कितना चेंज आया भाई, पोटेंशियल में चेंज आया 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट से घट गए हम, है ना। और जब हम 0,0,0 से किधर गए, ऐसा मान लो 0,20 गए, यहाँ पर पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट, इधर पोटेंशियल कितना हो गया 14 वोल्ट। तो मतलब 1 यूनिट जाने में
दो यूनिट जाने में पोटेंशियल का कितना चेंज आया, 2 यूनिट जाने में पोटेंशियल का चेंज कितना आया इधर, 3 वोल्ट का। तो यहाँ पर तुम एक चीज दिख रही है कि अगर एक्स में ऑन मूविंग 1 यूनिट इन एक्स, ऑन मूविंग 1 यूनिट इन एक्स पोटेंशियल चेंज बाय 4 वोल्ट, ऑन मूविंग 1 यूनिट इन वाई पोटेंशियल चेंज बाय 3 यूनिट, है ना। फिर हम 0 0 0 से 0 0 3 गए तो पोटेंशियल 17 वोल्ट आया। 0 0 0 से अपन किधर गए, 0 0 3, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल था 20 वोल्ट, यहाँ कितना हो गया 17 वोल्ट। मतलब डेल्टा वी, एक यूनिट जाने पे, 3 यूनिट जाने पे पोटेंशियल 3 वोल्ट चेंज हुआ, मतलब एक यूनिट जाने पे पोटेंशियल कितना चेंज होगा, 1 वोल्ट चेंज होगा। ऑन मूविंग 1 यूनिट, ऑन मूविंग 1 यूनिट इन जेड पोटेंशियल कितना चेंज हो जा रहा है, पोटेंशियल 1 वोल्ट से चेंज हो जा रहा है। तो अब ऐसे सोचो भाई कि हमें जाना किधर था, फाइनल पॉइंट था 2,3,1। तो पहले मैं ऐसे गया 0 0 0 से ना, मैं किधर गया पहले 2,0,0 ऐसे, 2 3 1 डायरेक्ट नहीं, 2,0,0 मेरे को पता है कि अगर एक्स में मैं एक यूनिट जाऊंगा, यहाँ पर 0,0 पे पोटेंशियल कितना था 20 वोल्ट, एक्स में अगर एक यूनिट जा रहा हूँ तो पोटेंशियल 4 वोल्ट से घट जा रहा है। अगर मैं 2 यूनिट गया तो पोटेंशियल 8 वोल्ट से घट जाएगा, मतलब पोटेंशियल यहाँ पर हो कितना जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, है ना। फिर मैं 2 0 0 से जाना कहाँ था मेरे को, 2 3 1, अब मैं गया किधर, अब मैं गया 2,3,0। तो भाई मैं एक्स में तो मूव ही नहीं किया, मैं वाई में गया, कितना यूनिट, 3 यूनिट। वाई में एक यूनिट जाने पे पोटेंशियल कितना घट जाता है, 3 वोल्ट से, मतलब 3 यूनिट जाऊंगा तो 9 वोल्ट से पोटेंशियल घट जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 - 9 दैट इज 3 वोल्ट। अब मैं क्या गया, मैं अब गया 2,3,1 पर, है ना। इट मीन्स मैं ना एक्स में मूव किया ना वाई में मूव किया, मैं सिर्फ जेड में मूव किया। मेरे को पता है कि अगर मैं जेड में एक यूनिट जाऊंगा तो पोटेंशियल 1 वोल्ट से घट जाएगा। तो यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल एक यूनिट से घटेगा क्योंकि जेड में मैं एक यूनिट मूव किया हूँ। तो पोटेंशियल 2,3,1 पे क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। यही अपना फाइनल आंसर, अपना फाइनल आंसर है। ओके, तो ऐसा बोल सकते हो कि पोटेंशियल एट 2,3,1 कितना है अपना, 2 वोल्ट है। Okay, this is the last question of our today's class. Okay, and this question is related to इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड समथिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी ये रिलेटेड है। एंड तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इरोडोव। इरोडोव का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इरोडोव का क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है कि जो इनफाइनाइट शीट है उसका पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मैंने एक इनफाइनाइट शीट मान लेते हैं, ये है अपनी इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इनफाइनाइट शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है इस तरह से, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो तुम्हें बोला क्या हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ थिन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज वी नॉट। इसके सरफेस पे पोटेंशियल वी नॉट है। तो बोला है इससे एक्स डिस्टेंस पर, मान लो कोई पॉइंट पी है एट अ डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर इस सीट से, तो इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, करना तुम्हें क्या है, तुम्हें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये फील्ड जाएगा किधर, इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। भाई इनिशियली हम कहाँ थे, सरफेस पर बैठे हुए थे अपन, फाइनली अपन पी पॉइंट पर चले गए, तो डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा अपना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट, मान लो यहाँ पर सरफेस पे जो पॉइंट था मैं इसको बोल देता हूँ ओ, इनिशियली ओ पर थे, फाइनली हम पी पर पहुंच गए। और ई वेक्टर तो कांस्टेंट ही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ऐसा लिख लेते हैं ई डॉट डेल्टा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हो जाएगा ओ पर पोटेंशियल कितना था, वी नॉट ही था, माइनस पोटेंशियल पी पर हमें बताना है ई डॉट डेल्टा आर, ये हो जाएगा ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ई कितना है अपना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट एक्स का हुआ, कॉस थीटा एंगल कितना है ई वेक्टर और डेल्टा आर में, 0 डिग्री, तो कॉस 0 तो वैसे ही 1 हो गया। तो पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज
वी नॉट माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही प्यार से कर दिया। ओके, आई होप जो भी अपन ने डिस्कस किया है आज वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।